Hello friends, welcome to CMS Student Corner. Myself Rataka Jangir. Today we are going to study intermediate paper number 11 indirect taxation custom law part. ओके अपन कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कस्टम कवर कर दें. इफ़ इन केस आज अगर कस्टम पूरा नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करूँगी 2 पार्ट्स मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट्स के अंदर आपकी पूरी कस्टम रिवाइज़ कर सकूँ. अगर कोई कस्टम मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन आराम से पढ़ सकते हैं. स्लोली पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब अपन एग्ज़ाम के टाइम पे जब अगर आप रिविजन भी करो इस चीज़ का तो बहुत इफ़ेक्टिवली आपकी सारी चीज़ कवर हो जाए. ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, जो भी इसके कस्टम के जो भी नोट्स होंगे वो मैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी. साथ ही साथ अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने फुल कंप्लीट जीएसटी 30 आवर रिविजन सीरीज़ के सेंस में डाल रखा था, बट उसके अंदर मैंने इन डेप्थ पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, और अपन आपके सपोर्ट के थ्रू अपन बहुत जल्दी भी उसको कवर कर पाए थे. अराउंड 12 आवर्स के अंदर मैंने पूरी की पूरी जीएसटी रिवाइज़ करा रखी है आपको, तो आप चाहो तो आप उसको भी देख सकते हैं. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आज चलो स्टार्ट करते हैं कस्टम लॉ से. ठीक है, सबसे पहली बात, कस्टम लॉ से आपको क्या समझ में आता है. ठीक है, ये अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ क्या होती है. जो ये है कस्टम लॉ है वो लिस्ट नंबर 1 जो पार्लियामेंट वाली होती है उसकी एंट्री नंबर 83 से आया है, और 84 एंट्री नंबर 84 से अपन को एक्सरसाइज पता चलती है. ठीक है, कस्टम लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स है. सबसे पहली बात, अपन को इसमें एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, रेगुलेशंस पढ़नी पड़ती है, नोटिफिकेशंस पढ़नी पड़ती है, सर्कुलर हो गए, केस लॉज हो गए, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ती है. अब अपन कस्टम के अंदर है ना, देखो आपको 2 चीज़ होती है बेसिक चीज़. सबसे पहली बात, कस्टम एक्ट जो है उसके अंदर अपन के पास में एक कस्टम एक्ट 1962 है. जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे कस्टम एक्ट 1962 के अंदर है. बट इसी जगह अगर रेट्स की बात करी जाए कि किस रेट से कस्टम चार्ज लगेगा, वो सारी चीज़ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर अपन को बताई गई है. ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि कस्टम का मतलब क्या है, कस्टम इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, इट इज़ अ ड्यूटी है ये एक तरीके की. लेवी होती है सिर्फ गुड्स पे, ऑन गुड्स. कौन से गुड्स, जो इंपोर्ट इनटू इंडिया है या फिर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है. ठीक है, जो भी रेट स्पेसिफाई करी गई है अकॉर्डिंग टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो कस्टम एक तरीके की ड्यूटी है जो लेवी होती है किस पे, गुड्स पे. ठीक है, किस कौन से गुड्स पे, जो इंपोर्ट करे गए हैं या तो इंडिया के अंदर मंगाए गए हैं, या एक्सपोर्ट करें हैं फ्रॉम इंडिया, या तो इंडिया से बाहर भेजे गए हैं एक्सपोर्ट पे. ठीक है, और कौन सी रेट्स पे होती है, जो स्पेसिफाई करी गई है अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टम एक्ट अपन को प्रोविजंस बताता है और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो है अपन को रेट्स बताता है. ठीक है, अभी इसकी एक एक चीज़ अपन आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे अब देखो, जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है ना, जो रेट्स है उसके अंदर 2 शेड्यूल है. सबसे पहला शेड्यूल 1 जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड है, शेड्यूल 2 जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी होगी वो सारी इसमें बताई जाएगी. और अपने को पता है, अपने जीएसटी के टाइम पे भी एक थंब रूल पढ़ा था, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट दी टैक्सेस, इंपोर्ट द गुड्स हायर दी टैक्सेस. मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते हैं और जो इंपोर्ट होता है उस पर हायर टैक्सेस लगते हैं, जस्ट बिकॉज मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है. या फिर एक सेंस में अपन अपने इंडिया के अंदर जो भी कोई चीज़ अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो अगर वो चीज़ सस्ते में पड़ेगी अपन को बाहर से, तो ऑब्वियस है अपन लोग बाहर से खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, बाहर वाली कंपनीज़ के. तो जो अपना डोमेस्टिक मार्केट होता है वो हैम्पर करता है इस वजह से. तो इस रीजंस की वजह से जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो हाई से हाई होती है, और अपन ये बचा के करते हैं कि अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इफ़ेक्ट ना करे बाहर की इम्पोर्टेड गुड्स से. ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में आता है शेड्यूल 1. जो मैंने आपको कहा था, शेड्यूल 1 के अंदर क्या होती है, जितनी भी जो इंपोर्ट ड्यूटी की रेट्स होती है वो सारी आती है. एक अपन इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रेट जो सब पे लगती है, एक होती है कॉन्सिक्वेंशियल रेट. ठीक है, इफ़ गुड्स आर इम्पोर्ट फ्रॉम मोस्ट फेवर नेशन. अगर ये क्या होती है, कंसेशनल रेट्स जो होती है वो वाली होती है जो अगर अपन ने गुड्स मंगाए हैं किससे, इंपोर्ट कराए हैं इंडिया के अंदर, कौन से कहाँ से, मोस्ट फेवर नेशन से. जो कुछ स्पेसिफिकली मोस्ट फेवर नेशन होती है, इनके लिए इंपोर्टर के को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड
करवाना होगा, ठीक है। मतलब इम्पोर्टर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है ओरिजिन का कि आप मोस्ट फेवर नेशंस में से आते हो। इन लोगों को कुछ कम रेट्स पे या कुछ कंसेशनल्स मिल जाते हैं, प्रोविजनरी बेनिफिट्स मिलते हैं इस पे मोस्ट फेवर नेशंस वालों को, ठीक है। अब अपन जैसे मैंने आपको बोला था कि वो जो इम्पोर्ट अपने कस्टम की थी उसको अपन को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ ड्यूटी। अब सबसे पहली बात बताओ ड्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो, ड्यूटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्ट इन केस ऑफ जीएसटी, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी इज़ अ फी जो चार्ज करी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक तरीके की फीस है जो चार्ज करी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केसेस में, ठीक है। अब गुड्स, अब इसमें क्या अपन ने देखो ये पढ़ा था, कस्टम इज़ अ ड्यूटी, इट इज़ अ ड्यूटी जो लेवी हो रही है गुड्स पे। अब आपने जीएसटी के अंदर गुड्स की डेफिनेशन अलग पढ़ी होगी, लेकिन कस्टम के अंदर गुड्स की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर गुड्स का क्या मतलब है, गुड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, ठीक है। बट अदर देन यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस के अंदर जो यूज़ आने वाले जो गुड्स है, मतलब एक सेंस में एयरक्राफ्ट है, वेसल है या फिर व्हीकल है, उनको अपन गुड्स नहीं मानेंगे। दूसरे, ठीक है, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल ये गुड्स है। स्टोर्स, ठीक है, स्टोर्स कौन से, स्टोर्स का क्या मतलब है, स्टोर्स अपन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 38 के अंदर बताया गया है। क्या है, गुड्स यूज इन व्हीकल, एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा एंड अदर इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ये सारी, ये अपने स्टोर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आता है अपने पास में बैगेज। बैगेज क्या होता है, लगेज होता है जो अपन साथ में लेके चलते हैं। बैगेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, इंक्लूड करता है अनअकम्प्लेन्ड बैगेज बट एक्सक्लूड मोटर व्हीकल्स, ठीक है। बैगेज जो होता है ना वो एक्सक्लूड करके चलता है मोटर व्हीकल को, ठीक है। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो भी गुड्स माने जाते हैं एज पर द कस्टम लॉ। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो सारे गुड्स आएगी। तो इन शॉर्ट अगर अपन देखें कि गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मीन्स, गुड्स के अंदर गुड्स मीन्स नहीं, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये सारी, ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक होता है गुड्स मीन्स और एक होता है गुड्स इंक्लूड्स। मीन्स जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाता है किसी डेफिनेशन के अंदर तो मतलब वो इंक्लूसिव मतलब वो है, फिक्स है, रिजिड है कि यही डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई चीज़ ना तो इंक्लूड करी जाएगी ना ही कोई चीज़ एक्सक्लूड करी जाएगी जब तक कुछ नहीं होता। बट इंक्लूड्स का मतलब होता है ये गुड्स हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। क्या क्या है गुड्स का मतलब, गुड्स मीन्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल अदर देन यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। स्टोर्स, baggage, currency and negotiable instrument and any other kind of movable property, ठीक है, सिंपल था। अब अपन वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। क्या बोला था, इट इज़ अ ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब अपन को समझ में आ गया। लेवी ऑन गुड्स, गुड्स का मतलब भी आ गया। इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब देखो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आई नो आप सबको पता है, अपन एक अच्छे स्टेज पे चल रहे हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें इतना डेप्थ में इसलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज आज अपने साथ में कुछ वो बच्चे भी ज़रूर इंक्लूड होंगे या देख रहे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा या फिर मतलब जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। तो मैं उस बेसिस पे रख के बना रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है मेरे थ्रू तो उसको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बाहर से कोई सामान जब इंडिया में लेके आते हैं उसका वो कहते हैं अपन इम्पोर्ट। और उसी जगह टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से कोई सामान बाहर लेके जाएंगे तो उसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, 3 और 4 पॉइंट जो होता है ये तो हो गया। एक होता है लेवी होना और एक होता है कलेक्शन, ठीक है। लेवी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने पे लेवी हो जाता है, बट कलेक्शन कब होगा, व्हेन जो बिल ऑफ एंट्री जो होती है फाइल करते हैं अपन होम कंजम्पशन के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन अभी थोड़ी देर में आगे आके पढ़ेंगे, बट इतना सा याद करो कि लेवी तो हो गया तुम पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस, बट तुम्हारे पे ड्यूटी या फिर जो तुम्हारी ड्यूटी है जो कलेक्शन अपन करेंगे ड्यूटी का वो कब करेंगे, जब बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो फाइल हो जाती है फॉर द होम कंजम्पशन, आपकी घर लेके जा रहे हो उसको, ठीक है, पोर्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आती है अपने पास में इंडिया की डेफिनेशन। इंडिया की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। इसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक तो ये हो गया,
टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया हो गया। फिर उसके बाद में जो 200 न्यूटिकल माइंस होता है उसको अपन इकोनॉमिक EEZ बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन पहले इंडियन कस्टम वाटर कहते थे, ठीक है। ये सेम वही वैसे ही चीज़ है। EEZ के अंदर ऑयल पर्पस और जो नेचुरल गैस पर्पसेस होते हैं उस बेसिस के अपन इसको देखते हैं, ठीक है। पहले ये जो था GST ओनली 24 न्यूटिकल माइंस टू 100 न्यूटिकल माइन फॉर इंडियन कस्टम वाटर। पहले 24 न्यूटिकल माइंस ही था, बट अब इसको क्या कहते हैं 200 न्यूटिकल माइंस कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपने पास में कि कौन कौन से सोर्सेज हैं कस्टम लॉ के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक्ट है, एक रूल्स है। एक्ट अपने पास में 2 एक्ट है इसके अंदर। कस्टम एक्ट 1962 जो कंटेन करता है जितने भी प्रोविजंस होंगे कि कलेक्शन करना कब है, लेवी कब होएगा, कौन कौन सी टाइप ऑफ ड्यूटीज़ होगी, किस तरीके से अपन वैल्यू करेंगे, ठीक है। एडवांस रूलिंग कॉन्सेप्ट होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक होगा और सो ऑन, जो भी अगर हो जितने भी आगे हैं वो सारे के सारे अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो होता है उसके अंदर जितनी भी रेट्स है रिलेटेड टू कौन सी, इंपोर्ट वाली और एक्सपोर्ट वाली दोनों हैं। शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट पे जितनी भी टैरिफ रेट्स लगेगी वो दे रखी है और शेड्यूल 2 के अंदर अपने एक्सपोर्ट पे दे रखी है। इंपोर्ट के अंदर अपन ने 2 चीज़ पढ़ी थी, एक होती है स्टैंडर्ड रेट जो नॉर्मल केसेस पे लगती है और एक दूसरी होती है प्रेफरेंशियल रेट जो कि स्पेशल के जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड केसेस होते हैं या फिर जो गुड्स अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, मोस्ट फेवर्ड नेशन से, जैसे कि US हो गया, जापान हो गया, ठीक है। और फिर रूल्स क्या क्या है, अब रूल्स के अंदर अपन को कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे बैगेज रूल्स क्या हैं, वैल्यूएशन के रूल क्या हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स क्या हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं अभी अपन अगर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या है। अपने पास में जो ड्यूटी है, एक होती है इम्पोर्ट ड्यूटी और एक होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो ओनली ऑन स्पेसिफिक गुड्स के केसेस में ही लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है अपने पास में बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। दूसरी जो ये CVD और CVD ये वाली जो 2 है, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो थी ये सब्स्यूम कर दी गई है GST के अंदर विद द IGST एक्ट के थ्रू, ठीक है। तीसरी आती है अपने पास में प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अदर ड्यूटीज़ और कंपनसेशन एज अंडर सेक्शन 9, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कस्टम लॉ का, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अपन को जो भी कलेक्ट करना है रेवेन्यू फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से अपन रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, कितना इंपोर्ट करा गया है और कितना एक्सपोर्ट करा गया है, इसका अपने पास में एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फॉर एग्जांपल चाइना ने अगर ये पेन है, ये पेन यहाँ पे अपन को 5 रुपीज़ का प्रोवाइड करा दिया, जिसके अंदर वो एक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चार्जेस वार्जेस सब कुछ जितनी भी है वो सारी चीज़ें कवर करने के बाद में अगर वो 5 रुपीज़ का बेच रहा है फिर भी अगर वो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है तो लाइक उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो अपन क्या चाहेंगे कि इस पर ड्यूटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लग सके उतनी लगाएं कि यहाँ पे अगर कोई इंसान, जैसे ये डोमेस्टिक वाले का पेन है तो ये और ये पेन दोनों एक साथ में फ़ाइट कर सके। ऐसे नहीं कि इनके प्राइस के डिफ्रेंशिएशन में इतना आ जाए कि अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन कस्टम लॉ के थ्रू देखा जाए, अपन जितनी भी सारी चीज़ें हैं अगर रेगुलेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते जाएंगे तो उससे जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो स्मगलिंग्स जो होती है गुड्स की वो भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना भी लिखोगे तो भी वैलिड है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो शायद तक आपको अभी तक नहीं आती होगी, बट फिर भी अपन आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है इंपोर्ट कौन होता है, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट जो है अपन को सेक्शन 2 क्लॉज 23 के अंदर अपन को डिफाइन करा गया है। क्या मीनिंग है इसका, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सामान बाहर से इंडिया में लेके आते हैं तो उसको अपन इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट जो होता है वो कमेंस कब से होता है, व्हेन गुड्स क्रॉस 12 टेरिटोरियल वाटर जो होता है कंटिन्यू एंड कंप्लीट। ये जो है जो अपना इंडियन कस्टम वाटर जो है ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर जो होता है उसको जब क्रॉस कर देता है उस टाइम पे जो होता है वो इंपोर्ट कमेंस कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ कॉर्नर पे ही आओ, जैसे कि अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन इंडिया के अंदर, उसके अंदर व्हेन इट बिकम्स पार्ट
मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, वो जैसे ही उसके अंदर आ जाता है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है एज अ गुड्स, ठीक है। एक होता है इम्पोर्टेड गुड्स। आपने बहुतों ने बोला होगा कि मेरे मामा जो है वो इम्पोर्टेड जैकेट लेके आए हैं, तो आज उन लोगों का भ्रम तोड़ते हैं अपन है ना। सबसे पहले अब क्या देखते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स का क्या मतलब होता है। इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 25 के अंदर अपन को एक्सप्लेन करा गया है। क्या बोला है, कोई भी गुड्स जो ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड प्लेस इंडिया, है ना। तो मैम आपने यही तो बोला, अब मेरे मामा लेके आए हैं कोई जैकेट, फॉर एग्जांपल मेरे मामा मेरे लिए जैकेट लेके आए हैं बाहर से, ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेड जैकेट हो गई। बट रुको बच्चा, जरा रुको, बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। आज अगर वो बाहर से लेके आए हैं और यहाँ पे होम कंजम्पशन के लिए अगर मैंने यूज़ ले लिया है तो वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं रहा। इम्पोर्टेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे जब तक वो होम कंजम्पशन से पहले जो गुड्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस पे है या फिर पोर्ट पे सामान रखा हुआ है, वो इम्पोर्टेड गुड्स कहलाते हैं। बट जैसे ही आपने होम कंजम्पशन कर लिया तो वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कहलाते। क्या मैम क्या बोल दिया तो अब जब कोई आपका फ्रेंड अगर आपके सामने कुछ ऐसे रिएक्ट करे या फिर स्टाइल मारे कि मेरे मामा मेरे लिए इम्पोर्टेड घड़ी लेके आए हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि क्या तूने रितिका मैम की क्लासेस नहीं ली क्या, या फिर तूने अच्छे से जीएसटी नहीं पढ़ी या कस्टम नहीं पढ़ी। कि भाई इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब ही वो गुड्स होते हैं जो होम कंजम्पशन से पहले वाले गुड्स होते हैं। जब तुमने होम कंजम्पशन के लिए उसको रख लिया तो वो इम्पोर्टेड गुड्स तो हुए ही नहीं, है ना चलो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टर कौन होता है। ठीक है, ये अपन को सेक्शन 2 क्लॉज 26 के अंदर बताया है। एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इम्पोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। जो भी अपना ये होता है ना गुड्स, जो कि टाइम बिटवीन होता है इम्पोर्टेशन से, वहाँ से इम्पोर्ट करा और अपन ने होम कंजम्पशन से पहले वाला करा, उसको अपन इम्पोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टर सॉरी। इंक्लूड्स एनी ओनर, जो भी का, या तो वो ओनर हो, कोई बेनिफिशियरी हो ओनर का, या फिर कोई पर्सन है जो होल्ड कर रहा है हिमसेल्फ आउट टू बी द इम्पोर्टर। ठीक है, वो सारे लोग हो जाते हैं। जैसे इम्पोर्ट है, होम कंजम्पशन से पहले जो होल्ड करके रख रहा है सामान को तुम्हारे, वो जो होता है वो होता है इम्पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है अपन को सेक्शन 2 क्लॉज 18 के अंदर बताया है। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर आपने इंडिया से बाहर जब गुड्स को भेजा है तो उसको वो हो जाएगा। ठीक है, गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट अकरेंस अकर्ड ओनली व्हेन द गुड्स क्रॉस बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर को जैसे ही वो क्रॉस करता है फिर उसके बाद में ही वो एक्सपोर्ट बनता है। ठीक है, इफ़ वेसल संग बिटवीन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, तो उस केस के अंदर इम्पोर्ट नहीं मानते। ठीक है, बट if vessel went outside India then return back to India as a damage, तो उसको अपन एक्सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो जो गुड्स अपन ने बाहर भेजे हैं वो वाले गुड्स जो हुए वो एक्सपोर्ट गुड्स हो गए। जिन गुड्स को बाहर लेके जाया जाएगा वो गुड्स हो गए। ठीक है, एक्सपोर्टर कौन होता है, एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर एंट्री एंड फॉर एक्सपोर्ट एंड द time when the goods are exported. Includes any owner, beneficiary owner, any person holding himself out of the exporter. क्या बोला, जब तक बिल ऑफ जो आपका बिल ऑफ एंट्री है शिप, एक सेकेंड होल्ड करना। बिल ऑफ एंट्री जो आपने शिप करी है एक्सपोर्ट करने के टाइम पहले जो होल्ड करके रखता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था इंपोर्ट जब तक नहीं होता, इंपोर्ट से लेके होम कंजम्पशन के बीच में जो होता है वो होता है इंपोर्टर। वैसे ही एक्सपोर्ट जब तक नहीं होता, जब तक जो होल्ड करके रखता है उसको कहते हैं अपन एक्सपोर्टर। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या क्या बोल रही है, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि स्पीड थोड़ी सी है, बट मैं दोनों को बेसिस पे मेंटेन करके रख रही हूँ स्पीड, जो अगर कोई रिवीजन भी कर रहा हो तो उसको भी हेल्प मिले। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखिए, फिर आपको डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपके जीएसटी का जो पार्ट है वो तो उन पहले मेरी प्लेलिस्ट
से पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कस्टम वाला पार्ट है, अगर आपने ये देख लिया तो उसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद में बेसिकली अपने पास्ट ईयर के पेपर्स निकालिए, उनको एक बार रीड करिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको एक बार सॉल्व करके ट्राई करिए। और आप बोलोगे तो मैं आपको जो कस्टम वाले पार्ट का रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो अपने स्कैनर वाला है, मैं पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व कर लूँगी आपके साथ में। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को पूरा कर सकूँ, ठीक है। अपन ने इंडिया की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी। इंडिया के अंदर जैसे अपन को पता है कि 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज़ है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर जो है वो डीम स्टेट इन कस्टम, ठीक है, जो मानते थे अपन उसके अंदर। बट जब कस्टम की बात करी जाए तो इन लोगों को, जो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर है, इसको अपन डीम स्टेट नहीं मानते, इनको अपन यूटी ही मान के चलते हैं। बट इसी जगह अगर अपन जीएसटी पढ़ रहे होते तो इनको अपन क्या मानते हैं, डीम स्टेट मान के चलते, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स जो है अपना, देखो 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो 1.852 किलोमीटर्स होता है। ये बात वैसे तो कुछ इतनी ही नहीं है, बट इफ़ इन केस अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ली जाए तो उस बेसिस पे, ठीक है। 12 न्यूटिकल माइंस के बाद में जो 24 न्यूटिकल माइंस पहले था, लेकिन अब 24 न्यूटिकल माइंस नहीं है, बस 200 न्यूटिकल माइंस है, जो EEZ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जितना भी आउटसाइड इंडिया पार्ट आ जाता है, जो हाई सी एरियाज़ होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर का, तो डिटरमाइन इंपोर्ट कब माना जाए और एक्सपोर्ट कब माना जाए। जैसे ही अपना इंडियन ये जो है टेरिटोरियल वाटर है, ये क्रॉस करेगा, अगर ये यहाँ से क्रॉस कर गया, सामान इंडिया से बाहर गया है, तो यहाँ पे जैसे ही 12 न्यूटिकल माइंस को क्रॉस करा है तो वो एक्सपोर्ट बन जाएगा। और जैसे ही बाहर से अगर कोई सामान आया तो जैसे ही 12 न्यूटिकल माइंस के अंदर घुसा तो वो जो है वो अपना इम्पोर्ट बन जाएगा। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ये है सिग्निफिकेंस उसका, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है, जो EEZ जो इंडियन कस्टम वाटर है इसका क्या है। देखो कस्टम ऑफिसर जो होता है उसके पास में पावर होती है क्या, टू असेट अ पर्सन टू स्टॉप एंड सर्च द शिप आइटम्स। जो कस्टम ऑफिसर होते हैं उनके पास में पावर होती है कि वो शिप को वहाँ पे रुकवा सकते हैं और उसके बाद में चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि शिप में कौन कौन सा आइटम्स है। पावर ऑफ सर्च वेसल, स्टॉप वेसल एंड कन्फिग्रेट ऑफ गुड्स। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, वापस भेज देना, ठीक है। वापस भेज सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ इन केस अगर कुछ इलीगल है या फिर कुछ ऐसा सामान है जो कि नहीं अलाउड है, तो ये कस्टम ऑफिसर के पास में पावर्स होती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है EEZ का, EEZ जो है अपना, उसका सिग्निफिकेंस होता है ये रिलेवेंट होता है ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस के लिए, जैसे रिलायंस लिमिटेड के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, अ रेफरेंस नंबर फॉर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट इन और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये एक 10 डिजिट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो हेल्प करता है किसके लिए, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए, या तो अंदर लाने के टाइम पे या फिर अपन इंडिया से बाहर सामान भेज रहे हैं तो उस केस में काम आता है। ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है। इट इज़ लाइक अ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है इशू करा जाता है बाय DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, ठीक है। इन सम केसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल बैगेज के केस के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है वो रिक्वायर नहीं होता। इसके लिए अपन को फॉर्म नंबर ANF 2A अपन को फिल करना पड़ता है। वेबसाइट है इसके पास में www.dgftgovernment.in से अपन इसको इशू कर सकते हैं। 10 डिजिट का नंबर होता है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट जो होते हैं सीरियल नंबर होते हैं, नेक्स्ट 2 जो होते हैं वो कोड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और लास्ट में रेट होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द FOB प्राइस। अब जो अपन ने देखा जाए ना तो कस्टम के अंदर जो बेसिक चीज़ें आती है बहुत, मतलब अभी तक वो पढ़ रहे थे अपन, अब अपन स्टार्ट करेंगे कस्टम के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैम ये FOB प्राइस, CIF प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, FAS प्राइस, बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या नाम है। आप बस इसको समझा दो और थोड़ा सा इसको स्लो लेके चलना, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी शॉप है, बाहर मेरी शॉप है,
तो जो मेरी शॉप है उसके अंदर जो मेरा सामान रखा हुआ होगा उसको कहेंगे अपन एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। जब इम्पोर्टर प्रॉमिस कर देगा कि हाँ मैं आपको सामान प्रोवाइड करा दूंगा इंडिया के अंदर, ठीक है, तो जब ये सामान मेरी शॉप से लेके यूएसए का, फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में हूँ, ठीक है, तो यूएसए मेरी दुकान से जब सामान निकल के कस्टम पोर्ट पे जाएगा तो उसके बीच में मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लगेगा। यहाँ से मेरे को कस्टम पोर्ट पहुँचाने के लिए मुझे गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, उस जो सामान है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और कुछ जो मेरे सिटी के या कुछ मेरी जो यहाँ के यूएसए के जो लोकल टैक्सेस हैं वो मुझे पे करने पड़ेंगे। तो इन सारी कॉस्ट को मिला के जब ये जो मेरा सामान कस्टम पोर्ट पे पहुँचा है यूएसए के कस्टम पोर्ट पे, उसको अपन कहते हैं FAS प्राइस, ठीक है। FAS प्राइस वो प्राइस हो गई जो मेरी दुकान से लेके यूएसए के कस्टम पोर्ट पे चला गया, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कुछ लोकल टैक्सेस जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हो गई FAS प्राइस। आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जो FAS प्राइस है उसके अंदर जब सामान अपन शिप में लोड करेंगे तो उसके अंदर लोडिंग का भी खर्चा होगा, ठीक है। और तो इनको जो ये ट्रेडिंग लोडिंग का खर्चा होगा इसको जब अपन इंक्लूड कर देते हैं तो अपने पास में आ जाती है FOB प्राइस। ऑल द एक्सपेंसेस अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन FOB। जितने भी एक्सपेंसेस करे गए हैं पोर्ट से शिप में पहुंचाने के लिए, वो जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे FOB प्राइस के अंदर इंक्लूड हो गए। अब FOB प्राइस की जब ये है चल रही है, ठीक है, यहाँ से शिप निकल गई। अब इस शिप में जब निकली यहाँ से इंडिया जाने के लिए तो उसको भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा, उसको भी इंश्योरेंस का खर्चा देना पड़ेगा और उसको भी फ्राइट का खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो हुआ, अब ये अपन तीनों चीज़ें इंक्लूड कर देंगे तो अपने पास आ जाती है CIF वैल्यू। अब भूल के भी याद रखना कि यहाँ से जो सामान नीचे उतरेगा कस्टम पोर्ट पे, इंडियन कस्टम पोर्ट पे, उससे कोई रिलेशन नहीं है CIF वैल्यू का। जहाँ तक जब तक वो कस्टम पोर्ट पे आ जाता है उसके तक ही जो प्राइस है वो CIF वैल्यू होती है और अपन इसी पे अपना कस्टम जो होते हैं वैल्यूएशन होती है वो इसी पे निकालते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन CIF वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो एक्स फैक्ट्री प्राइस थी, यूएसए में मेरी शॉप थी, वहाँ से मेरा फ़ोन का हुआ, मैंने बोला ठीक है मैं आपको फ़ोन प्रोवाइड करा दूँगी, मैं आपको इंडिया में इंपोर्ट करा दूँगी सामान। यहाँ से मेरी शॉप से लेके यूएसए के कस्टम पोर्ट तक जो सामान गया उसके अंदर जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और कुछ लोकल टैक्सेस जो हैं वो मैंने इसमें पे करे। उस जो पे प्राइस जो मैंने करी उन सारी प्राइजेस को मिला के बनती है FAS प्राइस, ठीक है। उस FAS प्राइस के अंदर जो मैंने लोडिंग का खर्चा डाला, ठीक है, कि मैंने शिप में लोड करवाया है, वो खर्चा इंक्लूड करा तो मेरे पास में आ जाएगी FOB प्राइस। जैसे ही FOB प्राइस आई फिर मेरी शिप यहाँ से निकली इंडियन कस्टम पोर्ट के लिए, तो उसके अंदर मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ फ्राइट जो है वो इंक्लूड करा गया है। जब ये प्राइस इंक्लूड हो जाती है तो ये हो जाती है CIF वैल्यू, ठीक है। सिंपल है ना। ये सारी बातें वही है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इंपोर्टर की जो फैक्ट्री प्राइस है, FAS प्राइस जो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड, फ्राइट, लोकल टैक्सेस, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 अपने पास में आता है बिल ऑफ लोडिंग का क्या मतलब होता है। देखो, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपन बिल ऑफ लोडिंग करते हैं। बिल ऑफ लोडिंग जो होती है उसके अंदर 3 कॉपीज होती है उसकी, ठीक है। अब किस किस के पास में रहेगी वो कॉपी? देखो, एक एक्सपोर्टर जो है प्रेमाइसेस का, मैं जो हूँ, एक तो कॉपी मेरे पास में रहेगी फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी कॉपी जो होगी मास्टर ऑफ वेसल, जो वेसल के अंदर जो कमांडर होता है, एक सेंस में जो कमांड कर रहा होता है उसके पास में होगी, ठीक है, जो लेके जा रहा है, इंचार्ज जो है वो। और तीसरी किसके पास में होगी? जिसने सामान खरीदा है मुझसे, इंपोर्टर। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मुझसे सामान खरीदा है तो वो हो जाएगी। जो बिल ऑफ लीडिंग होती है, ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो साइन बाय द शिपिंग कंपनी के बेसिस पे होती है, ठीक है। ये हो गया। अब बिल ऑफ लोडिंग जो होती है शिप के केस के अंदर तो बिल ऑफ लीडिंग होती है। एयरक्राफ्ट के केस के अंदर अपन एयर वेव बिल बनाते हैं और लैंड के केस में डिलीवरी ऑर्डर होता है। और जो भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन केस के अंदर अपन एक बिल टी इशू करते हैं, ठीक है।
बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट साइन जो करा जाता है बिटवीन, कौन कौन साइन करता है, जो शिपर होता है, शिपर कौन, जो सेलर और जो एजेंट है, एंड कैरियर, कैरियर कौन, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उन दोनों के बीच का एक डॉक्यूमेंट होता है ये जो साइन करा जाता है। दैट डिटेल ऑफ टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी इसके अंदर बिल के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, अब बिल ऑफ लीडिंग जो होता है वो तीन फंक्शन सर्व करता है। सबसे पहला फंक्शन होता है अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैव बीन अपलोडेड, दैट कि उसके जो गुड्स हैं उसकी रिसिप्ट अपलोड हो गई है। ये एक एविडेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिपर एंड कैरियर। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे बीच के अंदर, जो मैंने सामान जिसको भेजा है और जो ट्रांसपोर्टर कंपनी होती है उसके बीच का एक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, एक डॉक्यूमेंट है जो टाइटल ऑफ गुड्स डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखो कुछ आपको मैं बात बताती हूँ। अब अपने पास में एक कॉन्सेप्ट आता है इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और एक होता है इम्पोर्ट रिपोर्ट। देखो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट जो मैं उसको IM बोलूँगी और इम्पोर्ट रिपोर्ट जो है वो IR बोल के देखूँगी। ठीक है, सबसे पहली बात एक होता है पर्सन इन चार्ज विल फाइल द इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। पर्सन इन चार्ज कौन होता है, जो शिप पे होता है वो पर्सन इन चार्ज होता है, वो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करता है। फाइल करने का क्या मतलब होता है, कब फाइल करता है, फाइल करता है बिफोर अराइविंग दी पोर्ट, जब तक वो पोर्ट पे नहीं पहुंच जाता उससे पहले ही उसको फाइल करना पड़ता है। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट का रीज़न क्या होता है, ये पता चल जाए कि जो है ना कि कौन, मतलब एक तरीके से ट्रैफिक क्रिएट नहीं हो। फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि मैं बाहर से मैंने मेरी शिप भेज दी, इंपोर्ट करा दी आपके गुड्स के लिए, बट जो पोर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ प्लेस ही नहीं है एक शिप को खड़ी करने के लिए। तो पहले क्या होता है, पर्सन इन चार्ज जो होता है वो वहाँ पे ऑफिसर को बताता है कि हम आ रहे हैं और ये सामान लेके आ रहे हैं और हमारे को इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर की क्या रीज़न हो गए, सो मच ट्रैफिक ऑन पोर्ट, क्योंकि पोर्ट पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, इस वजह से अपन पहले से बोलते हैं कि आप फाइल कर दीजिए जिससे हम आपके लिए एक प्लेस अरेंज करा सकें। हाउ टू मैनेज स्पेस, कि किस तरीके से हम स्पेस मैनेज करें। अगर फॉर एग्जांपल आप सामान वेयर हाउस में रखवाते हो या फिर पोर्ट पे भी उतरवाते हो तो वहाँ पे हमारे पास स्पेस होनी चाहिए उस गुड्स को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और गुड्स की भी सेफ्टी देखी जाती है और वेसल की भी। ठीक है, कि गुड्स जो है वो सही सलामत आए और जो वेसल है वो भी सही सलामत हम देखें। और ये जो प्रोसेस होता है कि एक तरीके से फाइलिंग के अंदर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ व्हीकल विद इन 12 आवर्स के अंदर बताना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर तो पर्सन इन चार्ज शिप के केस में तो अपन को क्या है, पोर्ट पे आने से पहले पहले अपन को बताना है, बट अगर इन केस ऑफ व्हीकल की बात है तो उस केस के अंदर अपन को 12 आवर्स पहले बताना पड़ता है। ठीक है, अब एक होता है कॉन्सेप्ट अपने पास में बिल ऑफ एंट्री, जिसको अपन शिपिंग बिल भी कहते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी जाती है बाय द इम्पोर्टर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। जब मैं ना पोर्ट पे सामान लेके आ गई, मेरा सामान उतर गया, अब मैं एज अ इम्पोर्टर, मैं नहीं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो अपने लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, मैं तो बाहर की हूँ, मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, है ना। तो जो इम्पोर्टर होगा जब अगर वो क्लियर कर देगा ड्यूटी दे के सामान लेके अपने घर चला जाएगा, तो उस केस के अंदर उसको बिल ऑफ एंट्री की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है ना, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इम्पोर्टर को फॉर द क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। और बिल ऑफ एंट्री जो होती है टू फाइल ऑन अराइवल बिफोर अराइवल ऑल्सो। जो बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो अपन तब जब सामान आ गया तब भी फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इफ़ इन केस आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, कि आपको पता तो है ही कि आपका गुड्स आने वाला है तो आप पहले से ही फाइल करके रख दो सब कुछ, कि आप सामान सीधा लेके निकल जाओ। और ये फाइलिंग पे होता है। ठीक है, तो देखो 30 मिनट्स अराउंड हो चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, और प्लीज़ फील फ्री, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे को थोड़ी शाय महसूस होए तो आप चाहे, मेरे को एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा डिस्कशन का, वहाँ पे बच्चे और भी चीज़ें डाउट्स जो है वो डिस्कस करते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी आपकी क्वेरी रेज कर सकते हो। तो आप ही के जैसे बच्चे जो होंगे वो डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और इफ़ इन केस अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ओके, तो मैं आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है,
और प्लीज़ देखो, पढ़ाई अपनी जिम्मेदारी है, अपन को अपने बेसिस पे पढ़नी होती है। ये नहीं सोचना कि चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो और आप पढ़ रहे हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। इफ़ इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछो, प्लीज़ फील फ्री, है ना। तो अब अपन बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंडर कस्टम लॉ, है ना। मैम देखो, अब इसको प्लीज़ इसको धीरे पढ़ाना। देखो हाँ, डरा रहे हो आप, मुझे धमका रहे हो, ठीक है, मैं धीरे पढ़ाऊंगी, टेंशन नॉट, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको अपन एक सिंपल वे में पढ़ेंगे। आई प्रॉमिस टू यू कि आप मुझे 10 मिनट दो, ठीक है। मैं 10 मिनट के अंदर आपको घोट के नहीं रख दूँ ना इस इम्पोर्ट प्रोसीजर के अंदर, तो देख लेना। देखो, नाम तो मैं बदल नहीं सकती, नाम तो अच्छा है, बट मैं आपकी कोशिश करूँगी आपको पूरा अच्छे से पढ़ाने की, और आई प्रॉमिस कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या है, ठीक है। इम्पोर्ट प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर अपन को सेक्शन 29 से लेके 36 तक अपन को पढ़ने होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला आता है, देखो, मैं एज अ एक्सपोर्टर, मैंने सामान बाहर से भेजा, ठीक है, यूएसए के पोर्ट पे आया, ठीक है। अब यूएसए से पोर्ट से अब अपन यहाँ से सामान भेजेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आती है। सबसे पहला जो सेक्शन 29 कहता है ना, वो ऐसे कहता है कि अगर आप कुछ सामान लेके आ रहे हो इंडिया के अंदर, तो आप आना तो कस्टम पोर्ट पर ही आना, ठीक है। यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा कस्टम पोर्ट पर ही आना, ठीक है। मतलब कि आप किसी और दूसरे लैंड पे या फिर किसी आइलैंड पे सामान छोड़ के मत आना, आना है तो कस्टम पोर्ट पर ही आना पड़ेगा। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इफ़ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई स्ट्रेस ऑफ वेदर है एंड एनी अनअवॉइडेबल रीज़न हो गए, फॉर एग्जांपल आंधी तूफान आ गए, अपन को शिप को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं अपन को लैंड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया कि हमारी शिप में पानी भरना शुरू हो गया, तो हमें उसको रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई अनअवॉइडेबल रीज़न आ गए जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आप अलाउड हो कि आप कस्टम पोर्ट पर नहीं जाओ और कहीं वहाँ पे जो नियरेस्ट हो उस पर आप जाके करो। बट पर्सन इन चार्ज शैल इमीडिएटली रिपोर्ट टू द नियरेस्ट ऑफिस इन चार्ज और पुलिस स्टेशन। बट जो पर्सन इन चार्ज, मैंने आपको बताया पर्सन इन चार्ज को होता है जो शिप का जो शिप आ रही है उसको जो मैनेज कर रहा है, जो उस पर संभाल रहा है सारी जितने भी ड्यूटीज़ है उसकी, या फिर एज अ मैनेजर एक सेंस में, वो जो है वो जितना भी संभाल रहा है उसको इमीडिएटली जैसे ही पता चलता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जिस वजह से हमारे को कस्टम पोर्ट के अलावा कहीं और हमारे को जाना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर वो पर्सन इन चार्ज जो होगा, उस जो पर्सन इन चार्ज होगा वो इमीडिएटली बता देगा नियरेस्ट ऑफिस इन चार्ज को, जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है। शेल नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर अनलोड गुड्स। अब देखो, प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है? प्रॉपर ऑफिसर अगर वो इंडियन कस्टम पोर्ट पे जाता है, जितनी भी चीज़ें संभालता है, जैसे जो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे आ जाओ जब आप इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करते हो, कि मतलब जो पर्सन इन चार्ज तो हो गया वहाँ वाला जो अपनी शिप पे है, और पर्सन इन चार्ज तो वो हो गया, और प्रॉपर ऑफिसर जो हो गया जो पोर्ट पे रहते हैं, ठीक है, जिनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है या फिर आप पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हो, ठीक है। जब तक प्रॉपर ऑफिसर की कंसेंट नहीं मिल जाती तब तक आप अपने गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते। मान लिया कुछ सर्कमस्टांसेस आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ शिप में पानी भर गया, आप दूसरी जगह लेके चल जाओ, नो प्रॉब्लम, बट आपको नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है पर्सन इन चार्ज को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये रीज़न है, इस वजह से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी शिप जो है दूसरी जगह पे लैंड करेगी, ठीक है। बट जब तक प्रॉपर ऑफिसर की कंसेंट नहीं मिल जाती तब तक एक भी सामान अनलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ नेसेसरी फॉर द रीज़न ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ लाइफ एक्सेट्रा, देन गुड्स कैन बी अनलोड। अगर रिस्क है, कुछ अननेसेसरी रीजंस है, हेल्थ सेफ्टी रीजंस है, या फिर अपन को प्रोटेक्शन के लिए है, तो आप गुड्स को अनलोड कर सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको समझ में आया सेक्शन 29 क्या कहता है। सेक्शन 29 सिंपली बस इतनी सी बात कहता है कि आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, वरना कहीं और नहीं जाना है। आप कहीं और जा सकते हो सिर्फ कुछ केसेस के अंदर, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई वेदर के अंदर कोई स्ट्रेस है या फिर कोई अनअवॉइडेबल रीज़न है, बट आपको प्रॉपरली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जो पर्सन इन चार्ज है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जब तक प्रॉपर ऑफिसर की कंसेंट नहीं मिल जाती तब तक आप गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते हो। बट इफ़ इन केस कोई नेसेसरी सिचुएशन आ गई, कोई रीज़न आ गया जो हेल्थ सेफ्टी या फिर आपकी प्रिवेंशन ऑफ लाइफ के लिए है कि भाई जानलेवा खतरा है, तो उस केस के अंदर आप गुड्स को अनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 29 हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है अपने पास में 30। ठीक है, 30 क्या बोलता है, डिलीवरी ऑफ इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर्ड इम्पोर्ट रिपोर्ट, और जो आपकी रिपोर्ट से वो पता नहीं है। तो क्या कहता है, ये कहता है कि आप कस्टम पोर्ट पे तो आ गए, ठीक है, अब आपको है ना डिलीवरी करनी पड़ेगी इम्पोर्ट मैनिफेस्ट की। तो अभी अपन ने पढ़ा था इम्पोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है कि डिटेल्स होती है एक तरीके से, जो लोग हैं कौन कौन से गुड्स लेके आ रहे हैं। तो ये क्या बताते हैं, गुड्स की डिटेल बताओ कि कौन आ रहा है, कब आ रहे हो, क्या ला रहे हो और क्यों आ रहे हो। ठीक है, ये सारे जो वाई, वेयर, व्हाट एंड व्हेन के जो क्वेश्चंस हैं आपको उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जो पर्सन इन चार्ज होता है या फिर जो अदर पर्सन है उसको फाइल करना पड़ता है। कब फाइल करना पड़ता है, वेसल एयरक्राफ्ट के केसेस के अंदर प्रायर द अराइवल। ठीक है, ई फाइलिंग बेसिस पे। और अगर व्हीकल का केस है विद इन 12 आवर्स पोस्ट अराइवल मैनुअल। ठीक है, जो पर्सन इन चार्ज है उसको फाइल करनी पड़ती है कि कौन कौन से गुड्स मैं लेके आ रहा हूँ, बताना पड़ता है हु, कौन ला रहा है, वेयर, कब, कहाँ, वेयर, व्हाट एंड व्हेन के क्वेश्चंस को उसका आंसर करना पड़ता है कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ला रहे हो, वो सारी चीज़ें जो भी है वो डिटेल्स आपको बतानी पड़ती है। इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट के केस के अंदर आप ई फाइलिंग कर देते हो और आपको पोस्ट अराइवल बतानी पड़ती है। बट इफ इन केस ऑफ अगर व्हीकल का केस है तो उस केस में विद इन 12 आवर्स पोस्ट अराइवल आप कर सकते हो और मैनुअली फॉर्म में करना पड़ता है, इसको ई फाइलिंग फॉर्म के अंदर नहीं। ठीक है, इफ व्हेन इट इज़ अ केस ऑफ डिले, अगर डिले कर दिया आपने, फाइल नहीं करी, तो उस केस के अंदर आपको पेनल्टी लगती है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको पेनल्टी लगती है कितनी, 50,000 रुपीज़ बिलेटेड फाइलिंग अलाउंस अलाउड इफ़ सफिशिएंट रीज़न अगर आप दे देते हो। बिलेटेड अलाउ हो जाएगी अगर आप सफिशिएंट रीज़न दे देते हो, वरना अदरवाइज आपको पेनल्टी तो फेस करनी पड़ेगी 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, एक अपने पास में आता है 30A। 30A जो है, 30A का क्या मतलब होता है, अपन को पैसेंजर जर्नल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। देखो आपने गुड्स की तो इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, शिप्स के अंदर इंसान भी आते हैं, है ना, कभी कभी क्या आते हैं, है ना, और कोई होते हैं जो गुड्स आते हैं। तो उस केस के अंदर अपन को सारी डिटेल्स बतानी पड़ती है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड डिटेल्स हो या फिर जो भी अपने पैसेंजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी अपन को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, जो पर्सन इन चार्ज है जो डिलीवर द प्रॉपर ऑफिसर बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स अप टू द अराइवल ऑफ द, और इन केस ऑफ वेसल, और डिले करोगे तो 50,000 रुपीज़ की आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पर्सन इन चार्ज जो होता है ना, वेसल के केस में तो मास्टर ऑफ वेसल होता है के नाम से जानते हैं। एयरक्राफ्ट का जो अंदर जो होता है वो पायलट और कमांडर होता है। ठीक है, रेलवे के केस के अंदर कंडक्टर या फिर गार्ड होता है, और अदर केस के अंदर जैसे ड्राइवर हो गया, जैसे गाड़ी वाड़ी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब तो 30 अपन को समझ में आ गया। 29 क्या कहता, आना है तो कस्टम पोर्ट पर ही आना है। 30 कहता है कि कौन जो आ रहा है उनकी सारी डिटेल्स बताओ, चाहे पैसेंजर आ रहे हों या फिर गुड्स आ रहे हों, उन सब की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है, ग्रांट करती है एंट्री इनवर्ड्स। एंट्री इनवर्ड इज अ रिटन टू बी अपलोडेड, जो होता है एक तरीके से रिटर्न जो होता है वो उसमें अपलोड करा जाता है। मास्टर शेल नॉट अनलोड विदाउट एंट्री इनवर्ड, जब तक है ना मास्टर अनलोड नहीं करेगा या फिर एंटर नहीं करेगा, जब तक अपन को एंट्री इनवर्ड्स नहीं मिल जाता। इट्स जस्ट लाइक अ
जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्सर्ट में गए हों और उसके अंदर जब तक आपको एंट्री चार्जेस नहीं पे कर दोगे आप तब तक नहीं मिलेंगे। तो बस एक तरीके से वो एंट्री इनवर्ड्स है, आपको अलाउ करा जा रहा है अंदर आने के लिए, ठीक है। एंट्री इनवर्ड्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलोडिंग ऑफ क्रू मेंबर्स, पैकेज, मेल्स, बैग्स और एनिमल एक्सेट्रा। अगर आप क्रू मेंबर्स आ रहे हो, बैगेज आ रहा है या मेल बैग्स आ रही है या फिर एनिमल्स को आप लेके आ रहे हो इंडिया के अंदर, तो इन केस के अंदर आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो एंट्री इनवर्ड्स होती है उसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैम क्यों? देखो, जैसे क्रू मेंबर्स हैं तो वो ऑब्वियस है वो अपने अपने घर जाएंगे। बैगेज है वो अपन जो हाथ में सामान लेके आ रहे हैं उसको अपन ऑब्वियस से घर लेके जाएंगे। कोई मेल बैग्स है तो वो मेल्स जो है वो जाएगी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी लेके चल जाते हैं। तो मतलब इफ़ इन केस सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको कोई काम नहीं है कि आप पोर्ट पे बहुत देर ट्रैफिक जाम करके रखोगे या फिर वेयर हाउस के अंदर आप ट्रैफिक जाम करके रखोगे। आप आओगे और चले जाओगे, तो इसके अंदर कोई इतने बड़ी इशू नहीं है। आप आओ, उतरो और चले जाओ, ठीक है। इसलिए इस केस के अंदर एंट्री इनवर्ड फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एंट्री इनवर्ड नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिलेवेंट सॉरी, फॉर जो वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस के अंदर एंट्री इनवर्ड जो होता है वो रिलेवेंट ही नहीं रखता, ठीक है। तो क्या आना है तो कस्टम पोर्ट पर आना है, क्या लेके आ रहे हो उसकी सारी डिटेल्स बतानी है आपको। एंट्री इनवर्ड जब ग्रांट हो जाए तभी अंदर आ सकते हो। आपको कुछ केसेस के अंदर एंट्री इनवर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इन केस ऑफ वेसल व्हीकल और एयरक्राफ्ट एंट्री इनवर्ड रिलेट ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 जो होता है वो बताता है आपको अनलोडिंग ओनली द गुड्स स्पेसिफाई जो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इम्पोर्ट रिपोर्ट के अंदर है। ये ऐसे कहता है कि जो आपने इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट के अंदर जितनी गुड्स के बारे में बताया गया था कि मैं इतने गुड्स आ रहे हैं और हम इतने गुड्स उतारेंगे कहाँ पे, इंडियन पोर्ट पे, तो आप उन्हीं गुड्स को नीचे पोर्ट पे अनलोड कर सकते हो, कोई और गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 33। वो कहता है अनलोडिंग और अप्रूव्ड लैंडिंग प्लेस, जो आपको प्लेस ऑथराइज करी है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल सी विंग आपको अलॉट करी गई है तो आप वहीं पे ही अपने सामान जो है वो अनलोड कर सकते हो। आप यहीं कहीं पे भी सामान अनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 34 सेक्शन क्या बताता है? अनलोडिंग अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन के साथ ही आप जो आपके गुड्स है वो अनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है? नो गुड शेल बी वाटर बाउंड अनलेस अकम्प्लिश बाय अ नोट। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, कभी कभी कुछ केसेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता हम उसको कुछ सामान, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी सारी शिप है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ पार्सल्स है, कुछ मान लो 10 पार्सल्स है जो एक बड़ी शिप के अंदर आ रहे हैं जो इंडिया में इम्पोर्ट होंगे। तो उस 10 पार्सल्स के लिए तो इतनी बड़ी शिप इंडियन पोर्ट पे आएगी नहीं, इतना बड़ा ट्रैफिक जाम करेगी नहीं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है ना, कुछ छोटी छोटी शिप्स होती है, आपने देखा हो, तो वो जो छोटी शिप्स होती है वो उस बड़ी शिप के पास में जाती है और वहाँ पे वो जो बड़ी शिप होते हैं, बड़ी शिप में से सामान छोटी शिप के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो जो 10 पैकेजेस हैं जो इंडियन कस्टम पोर्ट से रिलेटेड है वो अपन उसके अंदर अनलोड कर देंगे और फिर वो छोटी शिप्स जो होती है वो आती है इंडियन कस्टम पोर्ट पे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 36। नो अनलोडिंग ऑन हॉलीडे आफ्टर वर्क। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 ये बताता है कि कोई भी सामान अनलोड नहीं करा जाएगा कब? आफ्टर वर्किंग आवर्स, और कोई भी हॉलीडे अगर डे होगा तो उस दिन नहीं करा जाएगा, ठीक है। देखो बस इतना सा इजी सा था। अब अगर अपन उसको शॉर्ट वे में देखें और बहुत एकदम ऐसे देखें कि मतलब क्विक रिविजन के सेंस में, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सेक्शंस के साथ में लिस्ट लिख रखी है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखो सबसे पहले सेक्शन 29 क्या कहता है, साथ में बोलिएगा प्लीज़। आप जितना बोलोगे उतना जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर वाले सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई कह रहा है कि देखो पागल या अकेले बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो जो बातें आज कर रहे हैं ना वो कल आपकी तरक्की पे देख लेना, वो आपकी तालियां ही बजाएंगे। तो
अपन को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो क्या बोलना है, साथ में बोलिएगा मेरे साथ में। सेक्शन नंबर 29 अपन को क्या बताता है? सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है कि आना है तो कस्टम पोर्ट पर ही आना है, ठीक है। 30 बोलता है कि आ तो रहे हो लेकिन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी गुड्स की ला रहे हो ये बताओ। सेक्शन 30A जो है वो बताता है कि गुड्स की तो बता दी, साथ ही साथ अब पैसेंजर कितने आ रहे हैं, कितने आदमी लेके आ रहे हो वो भी बताओ, पैसेंजर मैनिफेस्ट फाइल करो। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 31। आप जब आ गए हो तो एंट्री इनवर्ड्स जब तक ग्रांट नहीं हो जाती तब तक आप इंडिया के अंदर नहीं आओगे। इंडिया की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है, इंडिया के अंदर नहीं एंट्री है आपको। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 32, वो बोलता है जब तक आपको अनलोड ओनली द गुड्स स्पेसिफाइड इन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, जो आपने इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करके दिया है सेक्शन 30 के अंदर, आप वही गुड्स को अनलोड कर सकते हो, उसके अलावा और कोई गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते। सेक्शन 33 अपन को बोलता है कि जो आपको अप्रूव करी गई है प्लेस वहीं पे आप अनलोड कर सकते हो सामान को। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 34 ये आता है कि अनलोडिंग इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। आप प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन के बिना आप कोई भी सामान जो है अनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 35 बताता है बिग शिप्स जो होती है वो स्मॉल शिप्स जो होती है वो बिग शिप्स के पास में जाती है और उसके अंदर से सामान लेके फिर वो इंडियन कस्टम पोर्ट पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 36 ये होता है नो अनलोडिंग और हॉलीडे आफ्टर वर्किंग आवर्स। आप वर्किंग आवर्स के आफ्टर वर्किंग आवर्स और हॉलीडे के अंदर कोई भी अनलोडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देखो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था कि आप मुझे 10 मिनट दीजिएगा, देखो एग्जैक्टली इसी टाइम के बीच के अंदर मैंने आपको इतने अच्छी तरीके से बताया है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो, देखो अभी भी कोई बात नहीं, आप एक बार इनको बैक जाके आप वीडियो को वापस से रिप्ले कर लीजिएगा। मैं बार बार मैं नहीं समझा सकती वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, बट हाँ मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अगर शॉर्ट में भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, आप एक बार इसको रीड करेंगे या फिर 1-2 बार ज़रूर सुनेंगे ना तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। आप खुद से मिमिक करोगे ना तो आपको खुद से ही आ जाएगा। आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, जो आ रहा है वो बता दो, जहाँ प्लेस ऑथराइज करिए वहीं पे सामान उतारना, प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन के साथ ही उतारना। बड़ी शिप ला रहे हो और थोड़ा सा सामान है तो हम छोटी शिप्स भेज देंगे, हॉलीडे के अंदर आपकी शिप्स नहीं करी जाएगी, ठीक है। ये सेक्शंस वाइज ही जाएगा सामान, ठीक है। तो इसी के साथ में जो अपना इम्पोर्ट प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन इम्पोर्ट जो आपका क्लियरेंस का प्रोसीजर होता है, ठीक है, ओके। अब आता है अपने पास में क्लियरेंस प्रोसीजर जो होता है कि आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए ले गए। फॉर एग्जांपल शिप पोर्ट पे आई, ठीक है, सामान उतरा और आपने ड्यूटी पे करी और अपने घर लेके चले गए होम कंजम्पशन के लिए। तो इस केस के अंदर क्या होगा, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडियन कस्टम पोर्ट टू होम कंजम्पशन डायरेक्टली क्लियरेंस करा ली, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मैंने एक सिंपल वे के अंदर, जिससे आप खुद भी अगर रीड करो तो आप ABC फॉलो करते हुए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टर जो है प्रेमाइसिस का जिसका सामान है, ठीक है, फाइल करोगे आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करी और वो किसको फाइल करोगे, प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करोगे, ठीक है। जो इम्पोर्टर विजिट कस्टम ऑफिस विद अ बिल ऑफ एंट्री लेके आएगा, बिल ऑफ लेडिंग लेके आएगा, इनवॉइस लेके आएगा साथ में, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेके आएगा। जितना भी पेमेंट है ड्यूटी का वो लेके आएगा, और अगर चालान है तो वो लेके आएगा। ये सारी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेके इम्पोर्टर किसके पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा। और क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर विल वेरीफाई करेगा जितने भी गुड्स है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और ये चेक करेगा कि जितनी ड्यूटी आ रही है सेल्फ असेसमेंट के अंदर वो सही है या नहीं है। देखो अपनी जो ड्यूटी होती है वो कैलकुलेशन जो करते हैं अपन ड्यूटी का वो सेल्फ असेस करते हैं, अपन अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट जो अपन ने करी बाय द इम्पोर्टर इज़ करेक्ट। अगर आपने जो ड्यूटी निकाली है वो करेक्ट है तो उस केस के अंदर पे करो ड्यूटी, पे import duty with the port duties and proper officer will pass a clearance order, ठीक है। और आपको उसी दिन
मतलब क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा। ड्यूटी इज पेबल ऑन द सेम डे व्हेन द बिल ऑफ एंट्री इज फाइल। जो आप ना बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल करते हो ना, आपको उसी दिन जो है ड्यूटीज़ होती है वो पे करनी होती है, ठीक है। अगर आपने जो सेल्फ असेसमेंट करी है ड्यूटी की, अगर आपने वो सही करी है, तो उस केस के अंदर जो होता है प्रॉपर ऑफिसर जो होता है पास कर देता है क्लियरेंस ऑर्डर आपके लिए, ठीक है। क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देता है और फिर ये जैसे यहाँ पे डी था, क्लियरेंस ऑर्डर पास करा और आप अपना सामान गुड्स लेके और जा सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है कि इफ़ इन केस आपका जो सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, वो करेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर रीअसेसमेंट कराते हैं। कौन करता है? प्रॉपर ऑफिसर करता है। इम्पोर्टर टू पे डिफरेंशियल ड्यूटी, जो डिफरेंट ड्यूटी आ रही है विद इन 1 डे के अंदर उसको पे करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। और अगर उसने उस टाइम बीइंग के अंदर नहीं करी तो उसको बिलेटेड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% के रेट से। और जब ये हो जाएगा, अब करेक्ट हो गई, ड्यूटी पे कर दी, तो क्लियरेंस के लिए ले जाओ। अब देखो कुछ चीज़ें आती है, जैसे अपन क्या था, जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन होती है ना, वो जो होती है सबसे पहली बात तो वाइट कलर की होती है, ठीक है। ये वाइट कलर अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या करना है, वाइट कलर सूखे ना, बट नहीं, आगे आप जब पढ़ोगे तो इसमें येलो एंट्री भी होती है, ग्रीन एंट्री भी होती है, तो इस वजह से ये MCQ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये कलर, ठीक है। यहाँ पे हो गया वाइट कलर की होती है। कब फाइल करते हैं? एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे अराइवल ऑफ कन्वेंस, ठीक है। जो सामान आया है आपका पोर्ट पे, उसके नेक्स्ट डे आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग डे होना चाहिए स्पेसिफिकली, है ना। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ बिल ऑफ एंट्री ऑल्सो अलाउ 30 days प्रायर टू एस्टिमेट द डेट ऑफ अराइवल। ये बिल ऑफ एंट्री है ना, आपको अलाउ करती है कि आप 30 days पहले, जब सामान नहीं आया आपका अराइवल से पहले भी, आप बिल ऑफ एंट्री जो है वो फाइल करके रख सकते हो, और जैसे ही सामान आएगा आप ड्यूटी पे करो और चले जाओ, ठीक है। लेट फीस, अगर आपने है ना फाइल करी बिल ऑफ एंट्री, लेट फाइल करी है, तो उस केस के अंदर आपको 5000 पर डे फर्स्ट 3 days के अंदर आपको देना पड़ते हैं, और अगर अदर केस है तो 10,000 रुपीज़ पर डे आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द सामान निकाल लेना चाहिए अपन को, ठीक है। और हॉलीडे को एक्सक्लूड करके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये था। तो अगर मैं इसको एक बार पढ़ें कि सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट कर लो, ठीक है। फिर सेल्फ असेसमेंट करने के बाद में सेक्शन 45 के अंदर गुड्स रिमेन विद द कस्टोडियन, कस्टोडियन के पास में है, पे कर दो ड्यूटी। और अगर छोटी मोटी चोरी हो जाती है ना, देखो, तो की ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है। फाइल कर दो आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर द होम कंजम्पशन, जो कि वाइट कलर की होती है। ऑर्डर, जब आप, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट सही से करी है तो आपको क्लियरेंस ऑर्डर पास हो जाएगा, नहीं करी है तो आपके प्रॉपर ऑफिसर ढंग से करेगा, और जो डिफरेंस है वो आपको 1 डे के अंदर अंदर में पे करना पड़ता है, ठीक है। जब आपको होम कंजम्पशन का जो है वो ऑर्डर पास हो गया है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, आप अपना सामान लेके जा सकते हो। और एक आता है सेक्शन 48, वो कहता है इफ़ नॉट रिमूव by the importer in 30 days custodian can sell the item with the permission of proper officer। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर सामान लेके नहीं जाते हो पोर्ट से, तो जो कस्टोडियन होता है कैन सेल कर सकता है सामान आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, या फिर जो अपना इम्पोर्टर है उसकी परमिशन से, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अगर आपने क्लियरेंस कराया है फॉर होम कंजम्पशन डायरेक्टली, अगर आपने क्लियरेंस कराया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। फर्स्ट क्लियर फर्स्ट ड्यूटी पे लेटर, मतलब पहले आपने क्लियर करा लिया फिर उसके बाद में ड्यूटी पे कर रहे हो, ठीक है। एलिजिबल इम्पोर्टर्स कौन कौन से होते हैं? कुछ इम्पोर्टर्स होते हैं जो Tier 2 और Tier 3 के अंदर जो आते हैं इम्पोर्टर्स, वो जो नोटिफाई करे गए हैं, उन लोगों को ये अलाउ होता है कि पहले आप ड्यूटी पे फर्स्ट पहले अपन सामान लेके जा सकते हैं और फिर उसके बाद में ड्यूटी पे कर देंगे। ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है। ड्यू डेट क्या होती है? फॉर द फाइलिंग ऑफ एंट्री इन वर्ड्स बिटवीन, अगर 1 से लेके 1 से लेके 15 तक अगर आपने सामान निकाला है, बिल ऑफ एंट्री है, तो उस केस में आपकी डेट मानी जाएगी बिल ऑफ एंट्री की 16। बिल ऑफ एंट्री अगर रिटर्न बिटवीन 16 से लेके लास्ट मंथ, तो उसके लिए फर्स्ट मान लेंगे नेक्स्ट मंथ की डेट। बिल ऑफ एंट्री
रिटर्न बिटवीन 16 to 31 मार्च, तो उस केस के अंदर 31 मार्च डेट माने जाएंगे। और अगर आपने नॉन पेमेंट करा है, ड्यूटी आपने पे नहीं करी, तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर एनम की रेट से। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको नीचे। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 45, जो मैंने आपको बताया था अगर कोई छोटी मोटी चोरी हो रही है सामान की, तो उस केस के अंदर आपको ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है। 648 मैंने आपको बताया था, अगर आपने 30 डेज़ के अंदर अपना सामान जो है अनलोड नहीं करा, तो जो कस्टोडियन होता है जो वहाँ पे जो वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे सामान रखा हुआ है, वो सेल कर सकता है आपका सामान, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ इम्पोर्टर या और प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट क्लियरेंस। मतलब आप डायरेक्टली क्लियर करके नहीं लेके गए हो, आपने अपना सामान पहले वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कराया और उसके बाद में आपने होम कंजम्पशन कराया है। ठीक है, देखो एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना वो बहुत हाई पीक पे हैं। देखो अभी आपके थोड़े टाइम बाद में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, अपन थोड़ा सा ब्रेक, आपको ऐसा हो रहा होगा मैम बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, ब्रेक दे दो, या थोड़ी देर आप बाद में करेंगे। बट देखो ब्रेक इज़ समथिंग लाइक आप लेना चाहो तो कितना ही ले दो। ठीक है, आप वीडियो अभी पॉज करो, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो पढ़ा रही हूँ, रिकॉर्डेड है, मैंने अपलोड कर दिया, बट आप पॉज करके चल जाओ, मेरे को नुकसान आपका ही है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा स्लीपी हो रहा है या फिर अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि देखो कुछ टाइम की मेहनत है, फिर उसके बाद में जब रिज़ल्ट आएगा ना तो सब कुछ वर्थ इट होगा। या फिर एक बार आप एग्ज़ाम दे दोगे, फिर उसके बाद का जो टाइम है वो तो मज़े ही मज़े का है ना। फिर आराम से 2 महीने 3 महीने मज़े करो, जितनी मूवीज़ देखनी है उतनी मूवीज़ देखो, जितने वेब सीरीज़ देखनी है, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, जितना सोना है उतना सो, बस कुछ टाइम का पेन है देखो। ठीक है, और इफ़ इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे मैम 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो पॉज करिए इसी टाइम पे और आप एक फ़ोन के अंदर अलार्म लगा लीजिए 10 मिनट्स का, कि 10 मिनट से ज़्यादा का मैं ब्रेक नहीं लूँगा। और 10 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद में आप वापस से आइए, मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, थोड़ा सा एक फिक्स रहिए, इसे ईमानदारी दिखाइए अपनी, और आके वीडियो प्ले करो और फिर इसके बाद में आगे वापस देख लो। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया है ना। आई होप अगर आपने ब्रेक लिया हो तो आप ब्रेक से बहुत अच्छे से रिफ्रेश होके आ गए हो, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो you're a good boy और a good girl। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है अपन को? कॉन्सेप्ट नंबर 9 अपन को पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 ये है अपना कि इफ़ इन केस अगर पोर्ट पे सामान आया, ठीक है, आपने एक तो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा क्लियरेंस करा लिया हैंड टू हैंड। ठीक है, अब दूसरा केस आता है इफ़ इन केस आपने जो इंडियन कस्टम पोर्ट पे सामान आया और वो आप सामान उस टाइम पे नहीं लेके जा सकते थे। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं कि आपके पास में ड्यूटी पे करने के लिए अभी इन करंट पैसे नहीं हैं, या फिर इन केस आप जो सामान है वो कहीं और वेयर हाउस में रखवाओगे जाके, तो आपने सोचा कि मैं वहीं के वेयर हाउस में क्यों नहीं रखवा दूँ। ठीक है, तो क्या है, और फिर वेयर हाउस से रखने के बाद में सामान आपने क्लियर करा है होम कंजम्पशन के लिए, तो इसको पढ़ेंगे अपन। अब देखिए यहाँ पे ABC मैंने आपको जैसे बताया लास्ट डायग्राम के जैसे ही मैंने यहाँ पे आपके लिए ABCD लिख रखे हैं जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, चलो सबसे पहला आता है ए क्या कहता है, फाइल बिल ऑफ एंट्री विद फॉर होम कंजम्पशन के लिए अपन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। येलो कलर की होती है, देखो लास्ट टाइम क्या थी, वाइट कलर की थी, यहाँ पे है येलो कलर की। इसलिए मैंने कहा था कि जो कलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं MCQ के केस में, और फॉर श्योर है कि हर ना हर पेपर के अंदर एक ना एक MCQ तो इन पे बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फाइल करेंगे अपन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस। ठीक है, अपन ने करा, फिर उसके बाद में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में पेमेंट कर दो ऑफ पोर्ट ड्यूटी जितनी भी हैं उनका। ठीक है, आपने पेमेंट करा, फिर उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर विल इशू क्लियरेंस ऑर्डर इशू कर देगा अंडर सेक्शन 60। ठीक है, और फिर वो क्लियरेंस होने के बाद में आप ट्रांसफ़र द गुड्स टू वेयर हाउस, आपके गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गए वेयर हाउस के अंदर। यहाँ तक तो आ गया सामान को अंदर रखवाने का काम। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे गुड्स टू वेयर हाउस, ABCDE। एफ आता है अपने पास में, उसके बाद में F कहाँ है, रिटर्न, घर चल जाओ अपने मज़े मारो। ठीक है, अब आप वापस आई EFG, ये सामान आपने रखवा दिया एक बार, अब आप वापस क्लियर करवाने आ रहे हो। ठीक है,
बिल ऑफ एंट्री फाइल करने आ रहे हो फॉर होम कंजम्पशन। पहले क्या था, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने आ रहे थे फॉर वेयर हाउस के लिए कि मुझे सामान रखवाना है। तो क्या हुआ था, आप आए, आपने वेरीफाई, आपने फाइल करा, येलो कलर का फाइल करा, प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई करा, ऑर्डर दे दिया और उसके बाद में वो सामान वेयर हाउस के अंदर रख दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में ऑफ पोर्ट ड्यूटीज़। नेक्स्ट आता है आप होम कंजम्पशन करवा रहे हो, तो फाइल बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है अंडर सेक्शन 68। ठीक है, वेरीफाई करेगा जो प्रॉपर ऑफिसर, वेरीफाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर, वेरीफाई करने के बाद में पेमेंट कर दो जो भी आपकी पोर्ट ड्यूटीज़ है। ठीक है, आपने पोर्ट ड्यूटीज़ हो गई ना। प्रॉपर ऑफिसर जो होता है वो क्लियरेंस ऑर्डर पास कर देगा फॉर द होम कंजम्पशन। इसमें पास करा था प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर फॉर द वेयर हाउस के लिए। ठीक है, इसलिए अपने वेयर हाउस में सामान रखा था। बट जब अपन होम कंजम्पशन करवा रहे हैं तो उस केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्या फाइल करेगा, इशू करेगा, मतलब प्रॉपर ऑफिसर इशू कर देगा अपन को क्लियरेंस ऑर्डर फॉर द होम कंजम्पशन। ठीक है, और फिर आपने आफ्टर पेइंग वेयर हाउस चार्जेस टेक डिलीवरी फ्रॉम होम कंजम्पशन ले ली। ठीक है, और आप सामान लेके चले गए घर पे। वो बहुत मेस्ड अप हो गया, बहुत खिचड़ी बन गई। देखो इसको छोड़ो, आप हटाओ इसको। ठीक है, सिंपल मेरी बात सुनो। आप क्या देखो, सिंपली आपने सामान गया, आपको वेयर हाउस में सामान रखवाना है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जाओगे, आप एक येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री लेके जाओगे प्रॉपर ऑफिसर के पास में कि सर आप हमारा सामान रख लीजिए। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा जितना भी आपका सामान है और जो भी पोर्ट ड्यूज होंगे वो चेक करेगा। अगर आपके पोर्ट ड्यूज चल रहे हैं पहले के तो आप उनका पेमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है। वो प्रॉपर ऑफिसर जो होता है एक इशू कर देगा आपको क्लियरेंस ऑर्डर फॉर द वेयर हाउस के लिए। वो आप कर लेके कस्टोडियन के पास चले गए। ठीक है, कस्टोडियन जो है वो उसने आपका सामान जो है वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया और आप घर चले गए अपने कि चलो अब सो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया है ना। ये तो हो गई स्टोरी रखवाने की। अब आपको निकलवाने हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर द होम कंजम्पशन। कौन से कलर की, ग्रीन कलर की आप फाइल करोगे। आपने फाइल करी और आप जाओगे वापस प्रॉपर ऑफिसर के पास में। प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो वेरीफाई करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, जितनी भी आपकी पोर्ट ड्यूटीज़ बनती है वो उसका पेमेंट आपसे मांगेगा। आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा हाँ चलो आपने पेमेंट कर दिया, अब आप ऑल क्लियर हो, तो वो इशू कर देगा आपको क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन। आप लेके वेयर हाउस के पास जाओगे और वेयर हाउस को बोलोगे कि मेरे को क्लियरेंस ऑर्डर मिल चुका है, आप मेरा सामान मुझको दे दो। तो जो कस्टोडियन होगा वो सामान आपको दे देगा। ठीक है, और आप उसकी डिलीवरी लेके घर चले जाओ। बस सिंपल, ईजी है, टेंशन मत लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको 2-3 बार रीड करोगे, खुद से एक बार रीड करो। देखो सुनने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रीड करना। आज मैं इसीलिए आपको प्रॉपरली पूरे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी समथिंग, कुछ भी मैंने आपसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मांगा। बस एक कंसंट्रेशन मांगा है आपका, पूरा एक बस कि आप अच्छे से पढ़ो, पास हो जाओ, बस तरक्की कर दो तो देखो 1-2 बार खुद से रीड करिएगा। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो इनको एक बार प्रिंट आउट निकाल लेना, वरना आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी पढ़ सकते हो इनको। 1-2 बार रीड करिए या फिर आप मेरी वीडियोस मेरे साथ में सुन लीजिए, तो बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी आराम से आ जाएगा। कस्टम एक वैसा पार्ट है जो बहुत स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें से आपको मार्क्स लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब अगर जैसे कलर की बात चल ही रही थी तो मैं आपके लिए एक सिंपल वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब आप वेयर हाउस के अंदर सामान सबमिट करवाते हो तो आपको येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। जब आप वेयर हाउस से सामान निकल के लेके जा रहे हो तो आपको ग्रीन कलर करनी होती है, और अगर आप डायरेक्टली सामान लेके जा रहे हो फॉर द होम कंजम्पशन तो उस केस के अंदर अपन को वाइट कलर की एंट्री फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अपन, है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अपन को 2 से 3 वीडियोस बनेगी आपकी कस्टम की पूरी। बट देखो अपन को वीडियो से मैटर नहीं करता, अपने लिए क्या मैटर करता है कि अपन को अच्छे से पढ़ाई हो और अच्छे से रिविजन हो। देखो अभी मैं स्लोली पढ़ा रही हूँ, बट जब आप एग्ज़ाम टाइम पे हो तो आप इस वीडियो को आराम से 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, क्योंकि आपका एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आपको रिकॉल करने के लिए बहुत आसानी होगी। बट
जो लोग बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरे को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाना पड़ेगा, देखो ठीक है। बट फिर भी मैंने एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया। देखो 1 घंटे 8 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है अपन को पढ़ते पढ़ते, और अपन 10th नंबर के कॉन्सेप्ट पे है, तो मैंने अच्छी स्पीड है, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है अपने गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। एक होता है ट्रांजिट और एक होता है ट्रांसशिपमेंट। सिंपल सेंस में देखा जाए, अगर सेम वेसल है तो होता है ट्रांजिट, और अगर डिफरेंट वेसल है तो उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। मैम क्या बोल गया आप, कौन सा बताओ। देखो रुको, यूएस पोर्ट से सामान गया, ठीक है, बीच में मुंबई पोर्ट आया और अपन को केरला पोर्ट पे ले जाना था। अपन डायरेक्टली केरला पोर्ट पे नहीं जा सकते थे, अपन उसको नियर क्रॉस करके जाना था। बट अपन ने जो सामान है वो कोई भी सामान यहाँ पे मुंबई पोर्ट में नहीं उतारा, ठीक है, डायरेक्टली सामान लेके चले गए और अपन ने अनलोड कर दिए 100 यूनिट्स जो पूरे के पूरे थे यहीं पे केरला पोर्ट पे। तो सेम शिप थी, सेम था, बट अपन ने क्रॉस करा है दूसरे पोर्ट को, इस वजह से इसको कहेंगे ट्रांजिट। बट दूसरा केस तब भी आता है कि आप यहाँ पे यूएस पोर्ट से गए, आपने पहले मुंबई पोर्ट में आप 100 यूनिट्स लेके जा रहे हो, ठीक है, 30 यूनिट्स जो है आपको अनलोड करनी थी मुंबई पोर्ट पे, ठीक है। तो आपने मुंबई पोर्ट पे 30 यूनिट्स अनलोड कर दी और उसी सेम शिप को लेके आगे केरला पोर्ट पे गए हो। जो रिमेनिंग 70 यूनिट्स थी आपने केरला पोर्ट पे अनलोड करी, सेम शिप। अब प्लीज़ स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, सेम शिप। अगर सेम शिप है, चाहे उस पोर्ट को क्रॉस करके जा रही हो तो भी, और कुछ इस पोर्ट पे मुंबई पोर्ट पे सामान उतार के और फिर केरला पोर्ट पे जा रही हो तब भी, तो अगर सेम शिप है तो उस केस के अंदर ट्रांजिट होता है। बट इसी केस के अंदर अगर आप ट्रांसशिपमेंट का आप देखो, यूएस पोर्ट पे था, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करा, अनलोड करने के लिए कहा है कि 30 यूनिट्स जो है हम अनलोड करेंगे। आपने अनलोड करी 100 यूनिट्स, सारी की सारी अनलोड करी, जस्ट बिकॉज जो शिप ए थी वो मुंबई पोर्ट तक ही जा सकती थी, उसके आगे नहीं जा सकती थी। तो आपने अनलोड करी 100 यूनिट्स पूरी की पूरी, लेकिन आपको सिर्फ 30 ही वहाँ पे अनलोड करनी थी और रिमेनिंग जो 70 थी वो आपको आगे लेके जानी थी, ठीक है, केरला पोर्ट पे। तो आपने 100 यूनिट्स यहाँ उतारी सारी मुंबई पोर्ट पे, फिर 30 तो आपने उनको दे दी कि ये आपके पोर्ट का सामान है, आपके रखिए, और जो रिमेनिंग 70 है आपने उसको रीलोड करा वापस से इन डिफरेंट वेसल, और फिर वो वेसल जो है डिफरेंट वाला वो गया है केरला पोर्ट पे और उसने रिमेनिंग जो 70 यूनिट्स थी वो केरला पोर्ट पे अनलोड कर दी, ठीक है। तो जब शिप डिफरेंट हो गई तो उस केस के अंदर क्या हो गया, वो ट्रांसशिपमेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। देखो सिंपल रखो, अगर सेम शिप है तो उस केस के अंदर ट्रांजिट होता है, अगर डिफरेंट शिप है तो उस केस में ट्रांसशिपमेंट होता है। मैंने आपके लिए इसमें नीचे एक डिफरेंस भी लिख रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट वाला सेम वेसल, ट्रांसशिपमेंट वाला डिफरेंट वेसल, ठीक है। ट्रांजिट का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 53 ऑफ कस्टम एक्ट 1965 और इसका है सेक्शन नंबर 54 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज सेम कन्वेंस इन ट्रांजिट। जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है गुड्स का वो सेम कन्वेंस में होता है और इसके अंदर डिफरेंट कन्वेंस के अंदर होता है। वेयर एनी गुड्स इम्पोर्ट इन अ कन्वेंस एंड मेंशन इन इम्पोर्ट रिपोर्ट या फिर इम्पोर्ट मैनिफेस्ट as for transit within outside India, the proper officer may allow the goods and conveyance to transit without payment of duty, ठीक है। और इसी केस के अंदर ये है, मतलब एक सिंपल सेंस में जो अपन चाहते हैं वो कि वो सामान कुछ वहाँ पे अनलोड कर सकता है फिर उसके बाद में आगे जा सकता है, वो अलाउ कर दिया जाता है। सेम डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंटिन्यू होते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं बनता है क्योंकि शिप सेम है। बट जब ट्रांसशिपमेंट का केस होता है तो उस केस के अंदर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज शिप चेंज हो गई है। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शेल बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स। जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है पेबल एट अ डिस्टेंशियल पोर्ट पे होती है और इसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है पे होती है डेस्टिनेशन पोर्ट पे, ठीक है। जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, मेन डेस्टिनेशन पोर्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ा था मुंबई और यहाँ पे केरला, तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी पे होएगी, ठीक है।
ये सारे के सारे आ गए। अब ना वैल्यूएशन का टॉपिक आता है आगे, तो इस टॉपिक को अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने आज बहुत से टॉपिक क्लियर करे हैं। मैं आपको एक बार के लिए क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि कस्टम लॉ क्या था। उसके अंदर अपन ने दो चीज़ पढ़ी थी। कस्टम एक्ट होता है 1962, एक होता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, और कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर रेट आती है। रेट अपने पास में, रेट के अंदर दो शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 जो होता है वो रिलेट करता है इम्पोर्ट के केस के अंदर ड्यूटीज़ क्या लगेगी, और शेड्यूल 2 बताता है कि एक्सपोर्ट के केस के अंदर ड्यूटीज़ क्या लगेगी। फिर अपन ने ड्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी एक तरीके से चार्ज है जो अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर द ऑन मैन्युफैक्चरिंग या फिर इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के चीज़ों के अंदर। थर्ड आता है अपने पास के अंदर गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स का क्या मतलब होता है वो अपन ने पढ़ा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, और टेरिटोरियल वाटर का क्या मतलब होता है। अपन ने इसको पढ़ने के बाद में टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एक बार नाम पढ़े थे, इनको आगे इन डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे अपने पास में इम्पोर्ट कस्टम के आने के, ठीक है। फिर अपन ने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी इंडिया की, और साथ ही साथ जाने थे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन टेरिटोरियल वाटर का, और साथ ही साथ EEZ का, और कस्टोडियन के पास में कौन कौन सी पावर्स होती है, ठीक है। कस्टम ऑफिस के पास में क्या क्या पावर्स होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। फिर अपन ने ये जितनी भी अलग अलग टाइप की प्राइजेस होती है, एक्स फैक्ट्री प्राइस, FOB प्राइस, CIF प्राइस, इन सारी चीज़ों का अपन ने डिस्कस करा था कि क्या क्या इनका मतलब होता है। फिर उसके बाद में अपन ने बिल ऑफ लेडिंग समझा था, और कौन कौन से केसेस के अंदर क्या क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, अपन ने ये भी पढ़ा इस वीडियो के अंदर। अपन ने ये पढ़ा कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, वो अपन ने जाना। और अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपन ने इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा पूरा का पूरा। अपन ने इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर क्लियरेंस, अगर आप डायरेक्ट क्लियरेंस करा रहे हो तो उस केस के अंदर किस तरीके से कराओगे, और इंपोर्ट, और अगर इनडायरेक्ट क्लियरेंस करा रहे हो गुड्स की तो किस तरीके से कराओगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें थी। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक का जो अपन ने रिसेंटली पढ़ा, वो अपन ने पढ़ा ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आज अपन ने 10 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं विद इन 1 आवर, तो दैट्स अ परफेक्ट टाइम अगर एक सेंस में देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो कि बहुत अच्छे से अपन ने रिविजन चल रहा है अपना। बहुत अच्छे से अगर फर्स्ट टाइम भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे भी बहुत अच्छा अपन एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा कवरेज कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है अपन वीडियो के अंदर जो भी अपना वैल्यूएशन है, मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो पढ़ेंगे, बैगेज पढ़ेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, आप वेयर हाउस कौन कौन से टाइप के होते हैं, वेयर हाउस के प्रोविजंस क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ करी जाती है, ये जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो अपन आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं मैक्स टू मैक्स 2 वीडियोस बनाऊंगी, बट मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो कि मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ और आपको समझ में नहीं आए। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊंगी, और बहुत कम से कम, मतलब अगर मैंने आपको 2-3 बोली है तो बस लास्ट टू लास्ट में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, और मैं बहुत जल्दी इसको कवर करा दूँगी। कि आप ये मानो कि अगर कस्टम है तो रितिका मैम हैं, वो पूरा का पूरा क्लियर करा देगी कैसे भी करके। और आई प्रॉमिस टू यू कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कस्टम के अंदर। तो जो आपके कस्टम वाले मार्क्स हैं वो पूरे आने हैं, ठीक है। और बाकी देखो, मैं पढ़ा सकती हूँ, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं मेरी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को अपन एंड करते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। और ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा एक मोटिवेशन मेरे को भी देना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और मैं नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई झिझकना नहीं है, अपन को टेलीग्राम पे क्वेश्चन रेज करना है। और साथ ही साथ अपन को अगर कोई और वहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ तो नीचे आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। मैं वहाँ पे ज़रूर आपके जितनी भी क्वेरीज होगी उनका रिस्पॉन्ड जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।